हेलो वेलकम फ्रेंड्स, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट और लेकर आए हैं। जैसे कि आपको पता ही है, वन दरोगा के एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। तो हमने यहाँ पर उसी को देखते हुए एक प्रैक्टिस सेट और लेके आए हैं। इसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेट पहले ही हम अपलोड कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में आज तीसरा प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चनों में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और फिजिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें लगभग 17-18 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं। ऐसे ही इसमें 15-16 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और बाकी बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे, इसलिए मैंने इसमें इनको इंक्लूड किया है। इसकी पीडीएफ बनाई है। इस पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डाल दूंगा, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लो हमें, और टेलीग्राम ग्रुप पर आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा, एक बार इस वीडियो को देख लेना पूरा और क्वेश्चंस को समझ लेना। उसके बाद पीडीएफ खोलना, उसमें फिर जांचना कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ पाए। चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, साफ तौर पर ये कहना है दोस्तों। गैल्वेनोमीटर का यूज जो है धारा को मापने के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर से धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बहुलमापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसमें धारा, वोल्टता, प्रतिरोध और ये तीनों, ठीक है, इन सभी को मापने के लिए जाता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चन में, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा हो जाएगा। और दूसरा, मेरे को कई बार जो है बच्चों के कमेंट आते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर डिस्कस किया करो, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि आप सर बोलते ज़्यादा हो। तो कुछ बच्चे चाहते हैं कि फटाफट क्वेश्चन बता के, आंसर बता के निकल जाए। तो जहाँ पर जैसा हमको पॉसिबल लगेगा उस तरीके से हम इसमें जो है पूरा काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल का एनोड किससे बनाया जाता है। दोस्तों, आप जानते हो, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये कह रहे हैं कि शुष्क सेल का जो एनोड होता है तो वो किससे बनाया जाता है। दोस्तों, इसे ग्रेफाइट से बनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर को सही हो जाएगा, ग्रेफाइट से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण। देखिए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे टफ लगा था, मतलब टफ, इसकी लैंग्वेज टफ लगी थी, तो मैंने इसको इंग्लिश में भी दे दिया है। तो जिन लोगों को हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में भी दे दिया है। बाकी मैं कोशिश हमेशा करता था कि मुझे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल पेपर बनाने हैं, लेकिन दोस्तों टाइपिंग की वजह से मैं यहाँ पर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ और मुझे सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। टाइपिंग, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग, अपलोडिंग, सारे काम। तो मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है, इसलिए मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास टीम बढ़ जाएगी तो मैं बहुत अच्छी तरीके से पेपर बनाऊंगा आपके लिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से। बाकी जो यहाँ पर टफ था मैंने उसको दे दिया है। तो प्रवर्तकों में ऋणात्मक पुनर्भरण, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निगेटिव रिचार्ज इन एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटा देता है। ठीक है, ऑप्शन ए पर ध्यान देंगे, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। भाई, सेमीकंडक्टर का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है। जर्मेनियम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर को सही है। जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। अगला है, डायनेमो एक यंत्र है जो, देखिए डायनेमो एक यंत्र है, क्या काम करता है डायनेमो। दोस्तों, आपको मैंने परसों जब इससे पहले शायद पता नहीं किस दिन बनाया था, एक वीडियो और बनाया था, डायनेमो के बारे में बताया था। तो डायनेमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, बिजली वगैरह जहाँ बनते हैं ये डायनेमो वहाँ पर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है। भाई, तार के प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर को नीचे ऑप्शन दिए हैं। एक तार की सामग्री पर निर्भर करता है। जो ताप प्रतिरोध होता है, किसी तार का प्रतिरोध होता है तो उसकी सामग्री पर निर्भर करता है, पहले क्वेश्चन में लिखा है। दूसरा लिखा है, उसकी लंबाई के सीधे अनुपात में होता है। तीसरा लिखा है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। या फिर चौथा लिखा है, ताप में वृद्धि के साथ धातु तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है। जैसे ही ताप में वृद्धि करेंगे तो उसके धातु के जो तार है उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, विद्युत धारा से अगर कोई आग लगती है, यानी कि लाइट से, बिजली से कोई अगर आग लग जाती है कहीं पर, तो उसमें पानी डालकर उसको हम नहीं बुझा सकते। उसको नहीं बुझाने का ये कारण होता है क्योंकि उससे जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। क्योंकि जैसे विद्युत, जो हम तार में अगर पानी डालेंगे जहाँ पर आग लगी है, तो उसे इलेक्ट्रोक्यूशन का मतलब होता है कि वो धारा शरीर के द्वारा शरीर से होकर बह जाना। ठीक है, तो वो विद्युत धारा जो है वो हमारे शरीर से होकर बह सकती है, जान ले सकती है, तो इससे करंट
जो पानी डाला है उसमें भी आ सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर को सीधा सीधा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है। दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिस्टर इसका सही जवाब है। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या कार्य करता है, किसी भी विद्युत को जो है निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, धारावाहक तार कैसा होता है। तो धारावाहक तार जो है न्यूट्रल होगा। ठीक है, जो धारावाहक तार होता है जिसमें मतलब करंट एक सिरे से दूसरी सिरे को बहती है, यानी कि जिसको कंडक्टर भी आप बोल सकते हैं, तो ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल होगा तभी तो उस पर करंट जा पाएगा। अगर वो उसमें कोई आवेश पहले से होगा तो उसके बाद हम उसमें जो है नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि वो दोनों आवेश अपना अपना काम कर सकते हैं। अगला है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र जो है विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर सीधा हो जाएगा। अगला है कटरीना नाम दिया गया है। तो कटरीना किसको नाम दिया गया है, हीरोइन को नहीं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन कुछ अलग है। तो दोस्तों ये प्रभंजन को नाम दिया गया है, टू स्प्लिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाज़ों के समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो जहाज़ों में समय को मापने के लिए क्रोनोमीटर प्रयुक्त होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर को सही हो जाएगा, क्रोनोमीटर। अगला है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होती है। तो जल प्रवाह को क्यूसेक के से मापा जाता है। इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या है, क्यूसेक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं। तो पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है, दे ब्रोंगली प्रकार की। ठीक है, डे ब्रोंगली प्रकार की तरंगें होती हैं। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वो पानी हटाती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा। तो अपने भार के बराबर ही पानी हटाएगी जब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है। आप चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर का इंग्लिश में आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का कोण कैसा होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों, देखिए समक्रांतिक होता है। ठीक है, सिंक्रोनिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बारूद का आविष्कार किसने किया था। भाई बारूद का आविष्कार किसने किया था, रॉजर बेकन ने किया था बारूद का आविष्कार। ठीक है, बॉ से बारूद, बॉ से बेकन। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लेना। अगला है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो वह धातु या वह कण कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो है बना रहना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें डॉट डॉट की मात्रा अधिक होती है। तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, शीशे की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनोजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। दोस्तों मैं यहाँ पर खाली आंसर आपको बता रहा हूँ, कई लोगों को ये थोड़ा बुरा लग सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। तो अभी इस समय क्योंकि एक तो समय की कमी है और 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और मैं इस समय शहर से बाहर हूँ कहीं पर, तो वहीं पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर नेटवर्क की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, गाँव पे हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और जैसे ही हम लोग स्थिति ठीक होती है थोड़ा सा मैं बनाऊंगा, लेकिन 100 क्वेश्चन तो फिर भी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। मॉडल पेपर में आपको मैं क्वेश्चन के आंसर ही बताऊंगा। ठीक है, जब हम वैसे काम करेंगे, वैसे क्वेश्चन बनाएंगे एमसीक्यूज़ की, तो उसमें हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। भाई सबसे हानिकारक विकिरण किससे पैदा होगी, संलयन अभिक्रिया। ठीक है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है, जैसे परमाणु बम होता है ना, एटम बॉम्ब होता है, वो नाभिकीय विखंडन वाली प्रोसेस पर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाभिकीय संलयन होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉम्ब करता है उस पर काम। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, उसमें नाभिक छोटे छोटे उसमें टूटता है, इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े उसका निर्माण करते हैं, तो ये ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, ज़्यादा विकिरण पैदा करते हैं। उसके बाद है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है। भाई ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। भाई अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो ये आइसोटोप जो है कौन सा है, यूरेनियम का, ठीक है। तो कौन सा वाला है इसका सही जवाब, यूरेनियम 235, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है भैया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संक्षारण, ठीक है। तो इसका सही जवाब कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया है। अगला, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं, उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया के युग्म जो है क्या होते हैं, हमेशा साथ साथ होते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं, जब कोई क्षारक है, ठीक है, कोई बेस है, उसको अगर जल में घोलेंगे तो उससे OH आयन मुक्त होंगे, ठीक है, OH आयन मुक्त होंगे जब क्षारक को जल में घोला जाएगा। अगला, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, ठीक है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को के घोल को लाल बना देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब क्या है, अम्ल, ठीक है, अम्ल है वो। चलिए आगे, इनका स्वाद खट्टा होता है तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है, तो जीवाणु, देखिए यहाँ पर जीवाणु विषाणु आप जानते हैं, कुछ जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, कुछ विषाणु के द्वारा फैलते हैं, तो जीवाणु के द्वारा कुष्ठ रोग फैलता है। अब एक चीज़ मुझे ये बताना कि जो जीवाणु, इसका जो कुष्ठ रोग का जीवाणु है इसका नाम क्या है, ठीक है, आपको आना चाहिए, इसका नाम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुष्ठ रोग पूछा है, कई क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कुष्ठ रोग कौन सी जीवाणु से फैलता है, ठीक है। कमेंट करके आप कुष्ठ रोग इसके जीवाणु के बारे में बताओ। उसके बाद टिक्का रोग किस में होता है, भाई टिक्का रोग होता है मूंगफली में, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में होता है। आगे बढ़ते हैं, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण है, भाई लाल सागर का रंग लाल जो है शैवालों के कारण है, लाल शैवाल के कारण है, ठीक है। आगे, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक जो होते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन और हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है, काइटिन याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, भाई वृक्षों की, देखिए कवक जो होती है बहुत जगह पर, चट्टानों में, पत्थरों में, कितनी जगह, बहुत जगह पर उगती है ना, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वृक्षों की छालों पर उगते हैं तो उस कवक का नाम क्या है या उसको क्या कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा कॉर्टिकोलस, ठीक है, कॉर्टिकोलस कहते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर लिंक मिल रहे होंगे, टेलीग्राम, यूट्यूब और आपको इंस्टाग्राम, ठीक है। तो PDF में आप इन लिंकों पर क्लिक करेंगे तो सीधे आपको यहाँ हमारे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे जिस लिंक में आपने क्लिक किया होगा वहाँ पर पहुँचा देगा। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर आप PDF में इन लिंकों पर क्लिक करेंगे तो PDF भी सीधे आपको वहीं ले जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। एजोला है एक, ठीक है, तो एजोला क्या है, एजोला जो है एक जली फर्न होती है, ठीक है, फर्न याद रखना, तो अधिकतर ये पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर जली फर्न आप आंसर सही है। सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में पाए जाते हैं, भाई टेरिडोफाइट में सबसे अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं, ऑप्शन ए सीधा सीधा यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है, भाई कोशिका के अंदर जो प्रोटीन जो उपयोग की जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा, ये मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा, ठीक है, प्रोटीन जहाँ पर आता है कोशिका में तो वो राइबोसोम इसका निर्माण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य जो है पर्णकायी स्तंभ के द्वारा होता है, पर्णकाय स्तंभों के द्वारा होता है। अगला है 41, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, भाई जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कहीं पर भी, तो ये जिनको वो होता है, इसका नाम जिनको वो है, ये नंबर 1 पे इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए में। अगला है, दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, भाई देखिए इफेड्रिन यहाँ पर नाम देख लो, उसके बाद ये किस में काम आती है, दमा और खांसी, 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं से। उसके बाद ये किससे प्राप्त की जाती है पूछ रहा है, तो ये इफेड्रा से प्राप्त की जाती है, नाम से ही आपको लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन, एक सत्यफल परिवर्धित होता है, ठीक है, तो सत्यफल किससे परिवर्धित होता है, ये अंडाशय से परिवर्धित होता है, ट्रू फ्रूट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है, भाई वर्गीकी का जनक, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहेंगे, तो ये है आपके
लीनियस, कैरोलस लीनियस, ठीक है, ऑप्शन डी में। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। अगला, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है भाई? फूल गोभी का पुष्पक्रम खाया जाता है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। फूल गोभी के कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आत्महत्या की थैली, ये तो इजी क्वेश्चन है थोड़ा, ये तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको डायलिसिस कहते हैं, ऑप्शन सी सही है, ठीक है, डायलिसिस। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है भाई? रुधिर बैंक, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, तो ये प्लीहा होता है जिसको रुधिर बैंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मानव बॉडी में। चलिए अगला है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो भाई किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होंगे ना प्राथमिक उपभोक्ता। प्रोडक्ट जो होते हैं उत्पादक हो गए, प्रोडक्ट जो ग्रीन प्लांट हैं वो उत्पादक है, जो उनको खाएगा वो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो उनको खाएगा जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जीवों को जो खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता है। इस तरह से तृतीयक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? जो डिकम्पोजर होंगे, ठीक है, अपघटक जो होंगे उनकी सबसे ज़्यादा संख्या होगी, है ना। सबसे ज़्यादा संख्या की बात यहाँ पर हो रही है, तो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी? डिकम्पोजर की होगी, अपघटकों की होगी। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर फटाफट देख लिए हैं। आप इन क्वेश्चन को देखिए, PDF में आपको दे दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया, उसके बाद आप PDF से लगाएंगे तो आपके लिए आपका रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से क्वेश्चन आ जाएंगे। और ये कहने की ज़रूरत दोस्तों हर बार नहीं पड़नी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, ये सारी चीज़ें प्लीज़ हमारी मेहनत को देखते हुए आप खुद ही लाइक कर लो यार, इतनी मेहनत आप लोग कर सकते हो हमारे लिए। बाकी लिंक आपको ये दिखाई दे रहे हैं, आप जो है हमसे जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, धन्यवाद।